कंपटीशन लेवल की समान हिंदी के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम को क्यों ना उठा के ले लीजिए, एमपी, यूपी और राजस्थान के एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ज्यादातर एमपीएसआई के लिए हिंदी एक पॉइंट ऑफ व्यू और क्या होते हैं प्लस मार्किंग के लिए हिसाब से चलती है, क्योंकि एमपीएसआई में 70 नंबर की हिंदी आती है और वही हमारा पेपर निकलवाती है। आज से हम हिंदी के कौन से पार्ट को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आज से हम हिंदी के विकास और उद्भव को प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम में क्यों ना हो, हिंदी का यह पार्ट से एग्जाम के 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। आज हम सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास कि हिंदी भाषा का जन्म किन किन भाषाओं के टूटने से हुआ है उसको समझेंगे और सभी भाषाओं को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में हिंदी भाषाओं को पढ़ाऊंगा और आज के बाद आप कभी हिंदी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा रहा। तो वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा कि संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा का जन्म हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी को कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा से किस भाषा का जन्म हुआ, तो संस्कृत से हुआ पाली भाषा का जन्म। किस भाषा का जन्म हुआ, पाली भाषा का जन्म हुआ। अब पाली से किस भाषा का जन्म हुआ, तो पाली से हुआ प्राकृतिक भाषा का जन्म। किस भाषा का जन्म हुआ, प्राकृतिक भाषा का जन्म। अब प्राकृतिक से किस भाषा का जन्म हुआ, तो प्राकृतिक के टूटने से अपभ्रंश हुई। कौन सी भाषा, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के टूटने से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई, तो अपहट्ट भाषा उत्पन्न हुई। अब इसको हम याद करते हैं। पहले तो सभी भाषाओं की समान जानकारी देखते हैं। जैसे संस्कृत भाषा, सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाता है पहली साहित्यिक भाषा कौन सी है, साहित्यिक भाषा कौन सी है, तो पाली भाषा हो जाएगी। और आप सभी को पता होगा कि किस धर्म की भाषा पाली थी, तो पाली अपनी बौद्ध धर्म की भाषा पाली हो जाएगी। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी, पाली हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा कि इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले पाली आई थी कि प्राकृतिक आई थी। इसको भी मैं आपको देखो कैसे समझाऊं। पाली में कितने वर्ण हैं, तो पाली में 1 और 2 वर्ण हैं और प्राकृतिक में कितने वर्ण हैं, तो 1, 2 और 3 वर्ण हैं। तो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि जो पहला छोटा अंक रहता है वो सबसे पहले आता है। तो पाली में 2 है तो पहले पाली आया। इसके बाद प्राकृतिक बड़ी है तो प्राकृतिक कौन सी, प्राकृतिक में 3 वर्ण आएंगे। इसके बाद आते अपभ्रंश भाषा कि प्राकृतिक के बाद कौन सी भाषा उत्पन्न हुई, तो अपभ्रंश भाषा हुई। अब देखो अपभ्रंश को आप कैसे याद कर सकते हो। भ्रंश मतलब क्या होती है, कगार या घाटी होती है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द में हम पढ़ेंगे कि भ्रंश का अर्थ क्या होता है। भ्रंश मतलब कगार या घाटी। भ्रंश का अर्थ एक ये भी होता है कि जब कोई पहाड़, भ्रंश मतलब उसको अपन टूट जाता है तो टूटने के बाद वो रोड पे या सड़क पे इकट्ठा हो जाता है, तो क्या करते हैं मजदूर, उसको हटाते हैं, हटाने का काम करते हैं ना। तो अपहट्ट भाषा, तो पहले अपभ्रंश आई, फिर उसके बाद कौन सी, अपन ने उसको हटाया तो अपहट्ट भाषा आई। इसके बाद हम देखते हैं, तो हमने इन सभी भाषाओं को पढ़ा कि संस्कृत से कौन सी भाषा का उत्पन्न हुआ, पाली का। पाली के बाद कौन सी आई, 3 अक्षर मतलब प्राकृतिक हुई। अब प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद अपहट्ट भाषा आई। अब इसके बाद हम पाली के बारे, प्राकृतिक के बारे में समान जानकारी, अपभ्रंश के बारे में समान जानकारी और अपहट्ट के भाषा में समान जानकारी देखेंगे। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट भाषा हो जाएगी अपभ्रंश भाषा। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपभ्रंश भाषा के 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, आपको सभी को पता होगा। स्वर श्रेणी भाषा अर्धमध्य होती है, मगधी होती है, खस होती है और मराठी होती है, ये महाराष्ट्री होती है और बात चाट होती है। ठीक है, तो यह भाषा होती है और उन्हीं से तो अपनी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी ये सब निकली है। तो उसको हम सभी अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक भाषा। ये प्राकृतिक भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो प्राकृतिक भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट भाषा हो जाती है। अच्छा, क्यों हो जाती है, तो मैं आपको बताऊं। देखो प्राकृतिक भाषा का महत्व। अब ऐसा कैसा महत्व हो गया, आप सभी को पता होगा। प्राकृतिक भाषा जैनों की भाषा थी। हाँ भैया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जैनों की भाषा हो जाएगी, जैन धर्म की भाषा हो जाएगी। लेकिन और भी तो कुछ फैक्ट है। जैसे प्राकृतिक भाषा का पाणिनि, प्राकृतिक भाषा का पाणिनि किसे कहते हैं, प्राकृतिक भाषा का पाणिनि किसे कहते हैं, तो हेमचंद को कहते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हो गया अपनी हिंदी का।
लेकिन हिस्ट्री में पूछा जाता है हेमचंद किसके दरबार में रहता था। तो आप मेरे को पक्का बताना कि हेमचंद किसके दरबार में रहता था। उसके बाद मैं आपको बढ़िया बढ़िया फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो हेमचंद हो जाएगा प्राकृतिक भाषा का पाणिनि। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक भाषा का वाल्मीकि किसे कहते हैं। प्राकृतिक भाषा का वाल्मीकि किसे कहते हैं, या इसको कहते हैं अपन स्वयंभू को। स्वयंभू को क्या कहते हैं, स्वयंभू को कहते हैं प्राकृतिक भाषा का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। स्वयंभू को प्राकृतिक भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है, पाणिनि वाल्मीकि। इसके बाद आता है प्राकृतिक भाषा का वेद व्यास। वेद व्यास किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक भाषा का वेद व्यास कहते हैं पुष्पदंत को। इसको कैसे याद किया, चलो ठीक है, स्वयंभू को तो हम जानते हैं, उनके बारे में तो हमें पता है, लेकिन पुष्पदंत को कैसे याद किया। देखो वेद अपने क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथ पे अपन क्या चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, ठीक है। अब यही बताइए, अपने जो धार्मिक ग्रंथ की भाषा संस्कृत है, और जब उसको कोई पढ़ेगा तो सब पे तो संस्कृत आती नहीं है, जिस पे आती है वो ही पढ़ लेगा आसानी से, लेकिन जिस पे नहीं आती है तो उसके तो क्या दांत खट्टे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। मतलब पुष्पदंत, मतलब प्राकृतिक भाषा का वेद व्यास किसे कहा जाता है, तो पुष्पदंत को कहा जाता है। तो हमारे प्राकृतिक भाषा के बारे में समान 3 चीज पॉइंट हो गए हैं। अब इसके बाद है अपभ्रंश भाषा पे। क्या अपभ्रंश क्या होती है और अपभ्रंश के बारे में क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना है। तो देखो अपभ्रंश भाषा, पहले अपहट को पढ़ लेते हैं, अपभ्रंश को अपन लास्ट में पढ़ेंगे, तो इसमें पूरी उसकी डिटेल निकाल लेंगे। अपहट भाषा, सबसे पहले पूछा जाता है अपहट भाषा किसकी भ्रंश है। तो अपन ने देखा था कि अपभ्रंश किससे निकली है, अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है, तो अपभ्रंश से निकली है अपहट भाषा। तो पहले अपन अपहट के बारे में पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि अपहट भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है। तो इसको पूछा जाता है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ दिया गया था, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ज्योतिश्वर ठाकुर की एक रचना थी, उस रचना का नाम क्या हो जाएगा, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना का नाम था वर्ण रत्नाकर। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है भाई ये। जो मेरी वीडियो को अभी देख रहा है ना, तो एक बार इस क्वेश्चन को याद कर ही लेना। तो ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में सर्वप्रथम अपहट भाषा का उल्लेख हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण रत्नाकर किसकी भाषा है, तो किसकी भाषा है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर की है। और ज्योतिश्वर ठाकुर ने सबसे पहले किस भाषा का उल्लेख किया था, तो अपहट भाषा का उल्लेख किया था, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आते हैं अपभ्रंश भाषा, क्योंकि अपभ्रंश भाषा के बहुत सारे पार्ट है, उसको हम याद करेंगे, ठीक है। तो अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश देखो, हिंदी को धीरे धीरे पढ़ो तो हमको याद होगी। अगर आप सोचो जल्दी जल्दी पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा दूं, उसमें आपको याद तो नहीं होगा, मेरा भी फायदा नहीं होगा, उससे उस वीडियो से कोई मतलब नहीं रहता, ना आपको याद हो ना मेरा फायदा हो। मेरा मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई किसी चीज पढ़ा रहा हूं तो वो आपके दिमाग तक पहुंचनी चाहिए, तो मेरा फायदा होगा। तो अपभ्रंश भाषा, तो अपभ्रंश भाषा को हमने 6 पार्ट में विभाजित किया है। हमने क्यों किया, हमने नहीं किया भाई, पहले ही से हुआ है। और 6 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, देखो सबसे पहली अपभ्रंश हो जाएगी सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। सेकंड कौन सी हो जाएगी, तो सेकंड हो जाएगी या दूसरी हो जाएगी अर्ध मागधी अपभ्रंश।
इसको आप धीरे धीरे आप सबको ये चीज याद आ रही होगी कि यार ऐसा क्यों लिखते थे, तो ऐसा इसीलिए लिखते थे। इसके बाद आ जाएगी तीसरी मागधी हो जाएगी, चौथी कौन सी हो जाएगी, तो खस हो जाएगी, पांचवी कौन सी हो जाएगी, तो पांचवी हो जाएगी बात चढ़ हो जाएगी, चढ़ बात चढ़, और छठवीं कौन सी हो जाएगी, तो महाराष्ट्री, महाराष्ट्री हो जाएगी। अब है छह अपभ्रंश के क्या है, पाठ हैं। अरे ये 6 अपभ्रंश के पाठ ऐसा क्यों, तो आर्यों द्वारा संस्कृत भाषा का तो उल्लेख किया ही गया, लेकिन आर्यों द्वारा मतलब इन 6 पाठों को विभाजित भी किया गया था, ऐसा कहीं कहीं लिखा जाता है। लेकिन मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ। मेरे को बस इतना पता है कि अपभ्रंश भाषा को 6 पाठों में विभाजित किया गया है। तो मागधी अपभ्रंश हो जाएगी अपनी, ठीक है, खस अपभ्रंश हो जाएगी, और सेम सेम ए हो जाएगी, सेम सेम ए भी हो जाएगी। तो ठीक है, इन 6, अब इनमें से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं कि सौतनी अपभ्रंश की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषाएं कौन कौन सी है, मागधी अपभ्रंश की उपभाषा कौन कौन सी है। तो आप सभी को इसमें से क्वेश्चन आते होंगे और वो आप रट के जाते हैं और भूल जाते हैं। इसको मैं कर देता हूं अभी रट, और इन 6 पाठों को सब को इधर पे लिख देता हूं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और मेरे को लिखने में आसानी होगी। तो क्या किया हमने, अपभ्रंश के हमने पाठ निकाले। तो किसने पाठ देखे, हमने अपभ्रंश के 6 पाठों को पढ़ा। तो सबसे पहले हमने कौन सा पाठ पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे स्वरसेनी, स्वरसेनी अपभ्रंश। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, अर्धमागधी अपभ्रंश। इसके बाद मागधी, इसके बाद खस, फिर वाचाट और महाराष्ट्री अपभ्रंश। दो स्वरसेनी भाषा में स्वरसेनी अपभ्रंश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे कौन कौन सी भाषा निकलती है, तो स्वरसेनी अपभ्रंश की कितनी उपभाषाएं हैं इसको याद करते हैं। देखो इससे 3 निकलती हैं, आप सभी को पता होगा, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन सी 3 निकलती है। तो देखो स्वरसेनी, शोर से याद करो, शोर, और ज्यादातर शोर ये युद्ध किस क्षेत्र में होते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में होते हैं। अच्छा पश्चिमी क्षेत्र में क्यों होते हैं, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में अपना है पाकिस्तान कायर देश, ठीक है, स्थित है। हाँ भाई है ना, पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगा। तो एक तो अपन ने इससे स्वरसेनी से कौन सी, पश्चिमी हिंदी निकाली, ठीक है, आया समझ में कुछ, पश्चिमी हिंदी निकाली, यार पश्चिमी हिंदी तो निकाल ली, लेकिन आपको यहाँ पे 2 राज्य पढ़ते होंगे, देखा होगा, राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थानी, एक गुजराती और राजस्थानी भाषा भी कहां से निकली है, स्वरसेनी भाषा से निकली है। पश्चिमी हिंदी से अभी और निकलेंगी, उसको हम बाद में याद करेंगे, लेकिन अभी हमने इसको याद किया। तो स्वरसेनी भाषा से कौन कौन सी भाषा निकली, तो पश्चिमी हिंदी निकली, गुजराती निकली और राजस्थानी। इसको हमने कैसे याद किया, तो इसको हमने ऐसे किया कि स्वरसेनी मतलब शोर, और शोर ज्यादातर कहाँ होता है, पश्चिमी क्षेत्र होता है ना, तो पश्चिमी हिंदी यहीं से निकलेगी। और पश्चिमी से कितनी राज्य लगती है, 2 राज्य लगते हैं, पाकिस्तान से मतलब लगते तो 5-6 हैं, लेकिन गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अर्धमागधी। अब अर्धमागधी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अर्धमागधी और मागधी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, हम मैं बताता हूं। तो अर्धमागधी, देखो अर्धमागधी से आप याद करो, जब सुबह टाइम होता है ना, सुबह का टाइम आप सभी को पता होगा कहां से सूर्य निकलता है, ठीक है। अर्धमागधी से हमने याद किया क्या, सूर्य याद किया, क्या याद किया, सूर्य। और सूर्य कहां से निकलता है, सूर्य निकलता है अपने पूर्वी क्षेत्र से निकलता है कि नहीं निकलता, सभी को पता होगा। और जब सबसे पहले सूर्य निकलेगा तो आधा ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि बताइए, कि पूरा निकलेगा, पहले थोड़ा सा आधा निकलेगा। तो आधे से याद करो, आधा, और आधा सूर्य कहां से निकलता है, पूर्व से निकलता है। तो पूर्वी
किस अपभ्रंश से निकली है, क्वेश्चन आता है। तो पूर्वी से हम कैसा याद करेंगे, पूर्वी, पूर्वी मतलब पूर्व, तो पूर्व से क्या निकलता है, सूर्य, तो सूर्य तो यार आधा ही निकलता है, तो अर्धमागधी, ठीक है ना। आप कहीं कंफ्यूज होंगे तो आप मेरे को कमेंट में याद बताना कि सर मैं फिर से कंफ्यूज हो गया, तो आप मेरे को समझाओ, तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। कोई जल्दी का काम नहीं है ना, मेरे को कोई जल्दी जल्दी वीडियो बनानी है, आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा चलूंगा। इसके बाद आते हैं मागधी पे। अब देखो मागधी से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अर्धमागधी तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब आते हैं मागधी। देखो मागधी, मागधी से याद करो क्या, मगध, या फिर करो अवध याद, ठीक है, मगध याद कर लो। अब आप सभी को पता होगा मगध के लड्डू अपने गणेश जी को तो पसंद थे, मगर मगध से याद करो थोड़ा, और अवध, ठीक है, मगध की राजधानी अवध, ऐसे अपन याद कर लो। तो मगध, और मगध किसका साम्राज्य हो जाएगा, अपने बांके बिहारी जी का। बांके बिहारी मतलब बिहारी भाषा, बिहारी भाषा किससे उत्पन्न हुई है, तो बिहारी भाषा हुई है किससे, मागधी से हुई है। अब देखो पहली हो गई, इसके बाद दूसरी याद कैसे करेंगे, तो दूसरी याद करेंगे हम, ठीक है, दूसरी याद कैसे करेंगे, तो दूसरी याद करेंगे अब बिहारी। तो बिहारी आदमी बहुत होते हैं, पावरफुल होते तो हैं, ठीक है, बोलते ना एक बिहारी सब पे भारी। अब सब पे भारी तो वो क्या करेंगे, उड़ेंगे, बिहारी लोग क्या करते हैं, उड़ेंगे, तो उड़िया, उड़िया भाषा भी किससे, मागधी से उत्पन्न हुई। अब एक और चीज, अब भैया आप ही बताओ, कोई भी चीज उड़ेगी तो कहां में उड़ेगी, आसमान में ना। असमिया भाषा, असमिया भाषा या असामी भाषा इसी से उत्पन्न हुई है। अब ये बताओ एक और भाषा उत्पन्न होगी, चार भाषा। जब वो उड़ेंगे और नीचे गिरेंगे तो कहाँ बैठेंगे, वो हमारे भाई है तो हमारी कहाँ बगल में बैठेंगे, मतलब बांग्ला। आपको कुछ समझ में आया, आया तो होगा यार थोड़ा बहुत, जब मैंने इतना चीज समझाया। तो मागधी, मागधी से कौन कौन सी भाषा निकली, तो मागधी से अपनी हो जाएगी मागधी, मागधी मतलब याद करो मगध या फिर अवध, डायरेक्ट अपन ने इससे लिंक किया। और अवध किसका शासन काल हो जाएगा, तो बिहारी जी का, बांके बिहारी जी का, ठीक है ना। अब बांके बिहारी जी मतलब बिहारी, तो बिहारी भाषा हो गई। और बिहारी लोग क्या करते हैं, बहुत उड़ते हैं, मतलब उड़ी या हो जाएगी। और उड़ेंगे कहाँ पे, तो उड़ेंगे अपने आसमान में। जब आसमान में उड़ेंगे और नीचे गिरेंगे तो कहाँ बैठेंगे, वो तो यार अपने भाई है तो वो तो बैठ जाएंगे बगल में, मतलब बांग्ला भाषा किससे उत्पन्न हुई है, तो मागधी से हुई है। अब इसके बाद आते हैं, अपन ने तीन भाषाएं पढ़ ली हैं, अब आते हैं खस, कि खस से कौन सी भाषा निकली है। खस, अब देखो आप ही बताओ, खस, खस मतलब क्या होता है, खस मतलब एक घास फूस टाइप की चीज होती है कि नहीं होती, जो अपन गाय बछड़ों को खिलाते हैं। और घास फूस चीजें कहाँ पे होती है, तो वो तो होती है भैया अपनी पहाड़ी क्षेत्र पे। तो पहाड़ी भाषा किस अपभ्रंश से निकली है, तो खस अपभ्रंश से अगर आप पूछा जाता है तो कौन सी भाषा निकली है, तो कौन सी भाषा निकली है, तो अपभ्रंश पहाड़ी भाषा निकली है। अब खस के बाद आते हैं सबसे डिफिकल्ट अपभ्रंश पे, बाचड़, बाचड़। अरे बाचड़ भाषा से दो भाषाएं निकलती हैं, एक तो निकलती है पंजाबी और एक निकलती है सिंधी, ठीक है। अब इससे याद करो, देखो बाचड़, बाचड़ से याद करो क्या अपन, बातें, बातें। और आप सभी बताओ बातें अधिकतर कौन करते हैं, सीधे साधे इंसान नहीं करते ना, तो सीधे साधे इंसान ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है। और सभी इसको पता होगा जब पंजाबियों को गुस्सा आता तो बहुत खतरनाक बातें करने लगते हैं। तो अपन ने दोनों पक्ष लिया, एक तो सीधे साधे इंसान बातें नहीं करेंगे मतलब सिंधी भाषा उत्पन्न हुई, और एक निकालेंगे जो बहुत अधिक बातें करते हैं वो पंजाबी लोग, तो पंजाबी भाषा भी बाचड़ अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। किससे हुई, तो बाचड़ अपभ्रंश से उत्पन्न हो गई। तो भैया इसको भी हमने याद कर लिया है। देखो बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं हम। आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको और अच्छी वीडियो प्राप्त हो मेरे द्वारा। अब आते हैं महाराष्ट्री भाषा, कि महाराष्ट्री, तो महाराष्ट्री को तो याद करना कोई ज्यादा कठिन
नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे एक निकलती है, वो भी मराठी, वो भी सभी को अच्छे से पता होगा कि महाराष्ट्री अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकलती है। तो इस प्रकार हमने क्या याद किया? इस प्रकार हमने याद की है कि अपभ्रंश को हमने 6 भागों में बांट के, 6 भागों में बांट के हमने क्या किया? तो 6 भागों में बांट के हमने उनको सभी भाषाओं का जन्म देखा कि सौरसैनी भाषा से कौन सी भाषा निकली? तो सौरसैनी। मतलब सुर कहाँ पे होता है? सुर था देखता पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगा, तो पश्चिमी हिंदी एक से निकली। और पश्चिम से कितने राज्य लगते हैं? तो पश्चिम से 2 राज्य लगते हैं अपने। एक तो गुजरात हो जाएगा, तो गुजराती, और एक हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद आते हैं अर्धमगधी। अब अर्धमगधी से क्या याद किया? आधा। आधा मतलब सूर, और सूर कहाँ से उत्पन्न होता है? तो पूर्व से, तो पूर्वी हिंदी हो जाएगा। इसके बाद हमने गाड़ी मागधी। अब मागधी से क्या किया? मगध या फिर अवध याद कर लिया, दोनों को मगध, मगध के बाद अवध कर लिया। और अवध किसका शासनकाल हो जाएगा? तो अपने बांके बिहारी जी का। तो बिहारी भाषा किससे हुई? मागधी से उत्पन्न हुई। अब बिहारी लोग क्या करते हैं? उड़िया उड़ते हैं, तो उड़िया भाषा। इसके बाद असामी, और इसके बाद हमने कौन सी? बांग्ला भाषा देखी। खस, खस का अर्थ क्या होता है? एक घास फूस टाइप की चीज होती है जो कहाँ पे? पहाड़ों में पाई जाती है। इसके अपन ने बात चाड़ भाषा देखी। अधिक बातें कौन करता है? तो पंजाबी लोग करते हैं, और एक सीधे साधे लोग बातें नहीं करते। इसके बाद हमने देखा महाराष्ट्री के, महाराष्ट्री भाषा से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई। अब ये तो अपभ्रंश। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि कौरवी भाषा, बगारू भाषा, अवध, मागधी, बघेली भाषा, ये भाषा, वो भाषा किससे उत्पन्न हुई? तो उसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषाओं का प्रारंभिक काल। जैसे कैसे पढ़ेंगे? तो इसको देखो, आप सभी को पता होगा कि भाषाओं का प्रारंभिक काल कैसे हो जाएगा। अब सभी को पता होगा क्या? कि बोली क्वेश्चन आता है, भाषा, बोली, उपभाषा और भाषा में क्या अंतर है, ये भी भाषा का पार्ट है। इसके बाद जो सौरसैनी भाषा से उत्पन्न है ना, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो बोली। बोली क्या होती है? बोली का अर्थ क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? तो बोली बोलते हैं। लेकिन उपभाषा क्या होती है? देखो, एक कवि रहता है, जो कवि उस बोली में साहित्यिक रचना करने लगे। क्या करने लगे? साहित्यिक रचना करने लगे, तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया, जब कोई कवि बोली में साहित्यिक रचना करने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपभाषा। ठीक है, लेकिन उपभाषा और भाषा में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब वो साहित्यिक रचना एक चरम उत्कर्ष पर या बहुत ही ऊंची स्थान पर पहुंच जाती है, तो उसी बोली या उसी उपभाषा को हम क्या देते हैं? तो भाषा का रूप दे देते हैं। देखो, बोली क्या होती है? छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। और उपभाषा, जब कोई कवि या लेखक उस बोली में साहित्यिक रचना करने लगे, तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। ठीक है, 1-2 रचना कर दी, लेकिन उसने अधिक 100, 200, 300 कर दी, तो क्या करेंगे? उसे हम भाषा बोलने लगेंगे। ठीक है, ये तीन पार्ट हो जाएंगे भाषा के। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा जॉर्ज इब्राहिम गर्सियन। क्या आ जाएगा? जॉर्ज इब्राहिम गर्सियन। अब जे कौन है भैया? तो जे उपभाषाओं को देने का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जॉर्ज इब्राहिम गिरियंसन। अब ये कौन हो जाएंगे? तो हिंदी भाषा के सबसे इंपॉर्टेंट लेखक इनको कहा जाता है। ये क्या हो जाएंगे? इनने एक रचना लिखी है या फिर एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम क्या हो जाएगा? बुक कर लो, बुक हो जाएगा। ठीक है, उस बुक का नाम हो जाएगा, इसने लिखी है भारतीय भाषा सर्वेक्षण। इसका क्या अर्थ होता है? तो इन्हें 1894 से लेके
1927 तक हिंदी भाषा पे 1894 से 1927 से हिंदी भाषा पे रिसर्च की। और रिसर्च करने के बाद इनने क्या किया, भारतीय भाषा और सर्वेक्षण नामक एक बुक लिखी। उस बुक में इनने क्या किया, इनने उस बुक में 5 उपभाषाओं को और 17 बोलियों को विभाजित किया। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाएगा जब हम जब 5 उपभाषा पढ़ेंगे। 5 उपभाषा कौन कौन सी हो जाएंगी, तो उसको हम पढ़ेंगे, और 17 बोलियां हो जाएंगी, उनको हम पढ़ेंगे। तो वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई थी या फिर उनको विभाजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कौन सी बुक लिखी है, तो भारतीय भाषा सर्वेक्षण नामक इनने एक बुक लिखी है। और रिसर्च कब से कब तक की है, तो 1994 से लेके 1894 से लेके 1927 तक इनने इस पे रिसर्च की है। इसके बाद आते हैं हम किस पे आते हैं, अब आते हैं भाषाओं को पढ़ने का टाइम अपना आ गया है। कौन कौन भाषाओं को पढ़ने का टाइम आ गया है, तो अभी अपन ने देखा था, क्या देखा था कि शौरसेनी भाषा। तो शौरसेनी भाषा से कौन कौन सी भाषा निकली थी उसको देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट अपनी हो जाएगी पश्चिमी हिंदी, और एक हो जाएगी अपन पढ़ेंगे राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी। ये दोनों किससे निकली है, तो ये दोनों निकली है अपनी शौरसेनी से निकली है। मैं आपको इधर पे लिख देता हूं, 3 निकली है लेकिन अपन को 2 ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद शौरसेनी के बाद अर्धमागधी पढ़ेंगे। तो अर्धमागधी से कौन सी भाषा निकली थी, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी को पढ़ेंगे। पूर्वी हिंदी के बाद कौन सी हो जाएगी, तो जो कौन सी अर्धमागधी से निकली है। और मागधी से कौन सी निकली है, तो मागधी से तो अपनी बिहारी निकली है, उड़िया निकली है, और कौन सी असामी हो जाएगी और बांग्ला। लेकिन हमें केवल बिहारी याद करनी है, कौन सी, बिहारी। ठीक है, तो इन 3 भाषाओं को हम सबसे पढ़ेंगे। इसके बाद एक भाषा और याद कर लो, पहाड़ी भाषा। पहाड़ी किससे निकली है, तो पहाड़ी निकली है अपनी खत से। ये 5 क्या हो गई है, ये 5 हो गई उपभाषा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो क्या हो गई, 5वीं उपभाषा। अब इन 5 उपभाषाओं में से जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा विभाजित की गई थी, उन 5 भाषाओं को जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने इन 5 भाषाओं को क्या किया था, विभाजित। अब इन 5 भाषाओं में या उपभाषाओं में क्या होगी, 17 बोलियां निकलेंगी। तो उन बोलियों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो पश्चिमी हिंदी को निकाले, नहीं, सबसे पहले आपको मैं राजस्थान याद कराऊं। कौन सी, राजस्थानी। अब यहां से आपको डिफिकल्ट पॉइंट आएंगे, लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में याद करा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो राजस्थानी को कितने भागों में बांटा है, सभी को पता है, वो 4 भागों में बांटा है। बहुत, इसलिए हमें बहुत सरल हो गया कि पूर्वी राजस्थानी हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थानी हो जाएगा, अरे पूरी नहीं, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, और दक्षिणी राजस्थानी। देखो इसको हम कैसे याद करें, आप ये बताइए, माल वगैरह इंसान कहाँ रखेगा, अपनी राज की बातें सब नीचे दबा के रखता है, मतलब दक्षिण। तो जो अपनी मालवाड़ी भाषा है ना, ये मालवी भाषा है, वो कहाँ से, दक्षिणी राजस्थानी से निकली है। अगर आपसे क्वेश्चन आते ही है कि राजस्थानी से कितनी भाषाओं को विभाजित किया गया है, तो राजस्थानी बोली, ये क्या हो जाएगी, बोली। तो दक्षिणी मालवी बोली हो जाएगी। ठीक है, तो बोली। अगर आपसे पूछा जाता है कि मालवी कहां से निकली है, तो दक्षिणी राजस्थानी से निकली है। कैसे याद किया, देखो
माल, और माल वगैरह इंसान कहाँ पे छुपा के रखता है, नीचे छुपा के रखता है, नीचे जमीन के नीचे। तो अपने देखा मालवी, मालवी बोली कहाँ से निकली है, दक्षिणी राजस्थान से निकली है। अब आते हैं ऊपर, ऊपर निकली है कौन सी, मेवाती। अब देखो ऊपर, ऊपर से याद करो अमीर लोग, और अमीर लोग क्या करते हैं, मेवा वगैरह खाते हैं, जब भी तो वो इतने ऊपर रहते हैं। तो उत्तरी राजस्थानी से कौन सी भाषा है, कौन सी बोली निकली है, तो उत्तरी राजस्थानी से अपनी मेवाती निकली है। बहुत कंफ्यूज नहीं होना, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। देखो मारवाड़ी, मारवाड़ी। अब देखो मारवाड़ी, तो मारवाड़ी को कैसे याद किया, अरे माल मेवाती सब एक है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना। अब मेवात, मारवाड़ी, तो देखो मार, और सबसे ज्यादा अपन मारते किससे हैं, मारते अपन सबसे ज्यादा किसको, पाकिस्तान को। पाकिस्तान ही तो पश्चिमी है ना, पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिमी राजस्थानी से, पश्चिमी राजस्थानी से कौन सी बोली निकली है, तो मारवाड़ी निकली है। याद हुआ कि नहीं हुआ, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कहीं पे। इसके बाद आते हैं पूर्वी, कि पूर्वी राजस्थानी से कौन सी निकली है, तो देखो जयपुरी और कौन सी, ढूंढारी। ढूंढारी को ही जयपुरी बोलते हैं। यह दोनों भाषा कौन सी, पूर्वी से निकली है। तो पूर्वी राजस्थानी से कौन सी निकली है, तो जयपुरी और ढूंढारी निकली है। देखो कहीं पे आप कंफ्यूजन हो रहे हैं तो मेरे को बता, एक बार मैं आपको देखो एक बार सबको रब्त करके फिर से याद करा देता हूँ, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे हमने देखा राजस्थान, तो राजस्थान को हमने कितने 4 भागों में बांटा। तो उत्तरी, उत्तर में तो उत्तर राजस्थान, तो उत्तर राजस्थान में क्या रहता है, जिसके पास मेवा वगैरह रहता है, मेवा, तो मेवाती, मेवाती बोली, मेवाती बोली कहां से निकली है, तो उत्तरी राजस्थानी से निकली है। अब दक्षिणी, तो दक्षिण में अपन क्या छुपा के रखते हैं, अपन छुपा के रखते हैं माल, तो मालवी। और पश्चिमी, तो पश्चिम में क्या होता है यार, पश्चिम में तो सभी को पता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को जब मन करो अपन मार दो, मतलब मारवाड़ी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अपन पूर्वी पे, तो पूर्वी राजस्थानी से कौन सी भाषा निकली है, तो पूर्वी राजस्थानी से अपनी जयपुरी और ढूंढारू, ढूंढारी, ढूंढारी एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाषा निकली है राजस्थानी के बाद। अब हम आते हैं पश्चिमी हिंदी, कि पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी भाषा निकली है। तो राजस्थानी को तो आपको याद होगा कि राजस्थानी भाषा से कौन कौन सी बोलियां निकली है। अब आते हैं अपन पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। देखो पहले मैं आपको लिख के दिखा दूं यहाँ पे कौन कौन सी निकली है। पहली तो अपनी कौन सी, बगारू हो जाएगी। दूसरी कौरवी हो जाएगी। एक कौन सी हो जाएगी, बुंदेली हो जाएगी। चौथी कौन सी हो जाएगी, ब्रज हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी, कन्नौजी हो जाएगी। तो पश्चिमी हिंदी से यह भाषाएं निकली हैं। यार सर कहीं हरियाणवी और खड़ी बोली भी तो आती है, अरे आती है, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ। तो देखो बगारू, बगारू को कौन सी, हरियाणवी बोली भी कहते हैं बगारू को। अब देखो बगारू, बगारू से याद करो बगरू जवान लौंडे, कहाँ के रहते हैं, तो हरियाणा के तो रहते हैं। तो इसके बाद देखो आ गए ना अपनी बगारू, बगारू किससे निकली है, तो पश्चिमी हिंदी से निकली होगी। और हरियाणा भी तो अपने पश्चिम में, पाकिस्तान से जब उनको लड़ाने भेजना होगा तो अच्छे अच्छे हरियाणा के लौंडे को लेना, मतलब भेजना होगा। इसके बाद देखो कौरवी, अब कौरवी से याद करो गौर, ठीक है। और गौर जी की मूर्ति, गौर जी की मूर्ति कैसी रहती, खड़ी रहती है कि नहीं रहती, आपने देखा होगा चौराहा पे। तो खड़ी बोली, खड़ी बोली को ही क्या बोलते हैं, कौरवी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, आप देखो सभी कौरवी, कौरवी को क्या बोलेंगे, खड़ी बोली कहेंगे। और कौरवी से हमने याद किया गौर। अब गौर जी की मूर्ति कैसी रहती है, खड़ी रहती है कि नहीं रहती है, तो इसके देखो बगारू को आ जाए। तो बगारू से याद करना कौन से, बगरू जवान लड़के, कहाँ के रहते हैं, हरियाणा के। और पश्चिमी हिंदी से इसको हमने याद किया कि पश्चिमी हिंदी में यह 5 भाषाएं, 5 बोलियां निकली। अब बुंदेली हो जाएगी, ब्रज हो जाएगी और कन्नौजी हो जाएगी।
ठीक है ना। इसको भी हमने याद कर लिया कि पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी, बुंदेली हो जाएगी। बुंदेली से कंफ्यूज नहीं होना कि बुंदेली या बुंदेलखंड तो अपने पूरब में स्थित है, नहीं, बुंदेली भाषा अपनी कहाँ पे हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी से निकलेगी। ब्रज भाषा निकलेगी, ब्रज बोली निकलेगी और कन्नौजी निकलेगी। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं किस पे, तो अब आ जाएंगे अपन अर्धमागधी। अर्धमागधी में कौन सी भाषा निकली थी, तो अर्धमागधी से अपन ने याद करा था पूर्वी हिंदी निकली थी, पूर्वी। अब पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी निकली, देखो सबसे पहले तो देखो ना अवधी, इसके बाद क्या याद करा, अवधी, अवधी के बाद छत्तीसगढ़ी, अवधी छत्तीसगढ़ी और बघेली। यह 3 भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली भाषा। कहां से उत्पन्न हुई है, तो यह उत्पन्न हुई है पूर्वी हिंदी से उत्पन्न हो जाएंगी। कौन कौन सी, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। देखो आप सभी को पता होगा पूर्वी, तो मध्य प्रदेश के पूरब में, मध्य प्रदेश के पूरब में क्या है, तो मध्य प्रदेश के पूरब में अपना बघेलखंड वाला हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है, इधर पे नहीं है बघेलखंड वाला क्षेत्र, तो पूर्वी हो जाएगी। ठीक है, बघेली हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ भी बाजू में है। ठीक है, पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। और इसके बाद अवधी, ठीक है, अवधी, अवधी भी यहीं पे हो जाएगी। कौन सी भाषा, अवधी भी यहीं पे हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा कौन सी, तो पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी से हमने कौन कौन सी याद की, पूर्वी हिंदी से हमने अवधी याद की, छत्तीसगढ़ी याद की और बघेली याद की। इसको हमने कैसे याद किया कि पूरब, पूरब में अपना कौन सा बघेलखंड वाला क्षेत्र हो जाएगा, और बघेलखंड से अपने बघेली याद की, और छत्तीसगढ़ भी बाजू में है तो छत्तीसगढ़ी हो जाएगी और अवधी हो जाएगी। इसके बाद हम याद करते हैं कौन सी, बिहारी भाषा। अब बिहारी भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी यार कि बिहारी भाषा से कौन कौन सी भाषा निकलेंगी। अब देखो बिहारी, बिहारी से अपनी, देखो बिहार में तो अपने देखा था भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी हो जाएगा। मैथिली हो जाएगी और महंगी हो जाएगी, मगही हो जाएगी। ठीक है ना। अब भोजपुरी, भोजपुरी बिहारी भाषा से कौन कौन सी निकलेंगी, देखो बिहारी। अब बिहारी भाषा से आपने देखा था बिहार, और बिहार में भोजपुरी तो बोली ही जाती है। ठीक है भैया, बोली जाती है। इसके बाद अपन ने देखी थी मैथिली, मैथिली भी कहाँ पे बोली जाएगी, तो कहाँ से, बिहारी भाषा की उत्पन्न हो जाएगी। और इसके बाद अपन ने देखा था महगी, और महगी भाषा, महगी भाषा कहाँ, महगी बोली कहाँ पे बोली जाती है, तो महगी बोली अपनी बोली जाएगी कहाँ पे, तो बिहारी भाषा से। बिहारी भाषा से कौन कौन सी, बिहारी उपभाषा से कौन कौन सी बोलियां उत्पन्न हुई हैं, तो भोजपुरी बोली उत्पन्न हुई है, मैथिली उत्पन्न हुई है और महगी उत्पन्न हुई है। हुई है कि नहीं हुई है, इसको हमने देखा। अगर पूछा जाता बिहारी किस अपभ्रंश की है, तो अपन ने कैसे पढ़ा था, बिहारी, बिहारी से अपन ने पढ़ा था मगधी आवाज, तो अपन ने कहते हैं कौन सी, मगधी, मगधी अपभ्रंश से। मगधी अपभ्रंश से क्या हुआ है, तो मगधी अपभ्रंश से अपनी बिहारी भाषा उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद आते हैं अपन पहाड़ी। पहाड़ी भाषा, पहाड़ी उपभाषा हो जाएगी। पहाड़ी से आपने देखा था कुमाऊनी और गढ़वाली। अब देखो पहाड़ी, अब पहाड़ी उपभाषा से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई, तो कुमाऊनी और गढ़वाली। इसको याद देखो, गढ़, गढ़ मतलब क्या होता है, गड़ा या हड़ा, और कहाँ पे क्षेत्र में गड़े रहते हैं, ज्यादातर अपने पहाड़ वाले क्षेत्र में गड़े रहते हैं। और कुमाऊनी और कमाने कहाँ जाते हैं, ज्यादातर चीजें पहाड़ी आदमी नीचे कमाने आते हैं। तो कुमाऊनी और गढ़वाली कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो कुमाऊनी बोली और गढ़वाली बोली अपनी किससे, पहाड़ी उपभ्रंश भाषा से, एक पहाड़ी उपभाषा से उत्पन्न हुई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा भाषा वाला पोर्शन
खत्म हुआ। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे लिपियों को। ठीक है, हमारी क्लास अल्टरनेट डे में होगी, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन होगी। सबसे पहले अगर आपको कहीं भी देखो कंफ्यूजन जा रही हो तो आप मेरे को एक बार जरूर कमेंट करना, सर यहाँ पे आपने गलत पढ़ाया है कि यहाँ पे सही पढ़ाया। मैं गलत सही का नहीं देख रहा, मैं सीखने का ललक हूँ कि अगर कोई भी बच्चा मेरे को सिखाने पे आता है तो मैं उससे सीख लेता हूँ कि हाँ यार उन्होंने गलत पढ़ा दिया होगा, मैं भी तो एक ह्यूमन या इंसान हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन या घंटा वाले प्रेस पे जरूर बटन दबाएं। आपसे यही निवेदन है कि मेरा मध्य प्रदेश का कोर्स अभी एमपी में चल रहा है और उसमें मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर जिस बच्चे को मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहा हो और एमपी हिस्ट्री में प्रॉब्लम जा रही हो तो एक बार मेरी वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत ही अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। लास्ट में यही कहना है, जय हिंद।